हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। मैं भी जब राजस्थान में एनएचएम की भर्ती आई थी दोस्तों, मैंने भी इन एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं दोस्तों, जो मैंने ये टॉपिक्स तैयार किए हैं वो सभी एग्जाम्स में, जैसे सीएचओ, नर्सिंग्स के एग्जाम जो चल रहे हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर्स की जो भर्ती वर्तमान में अभी आने वाली है, अभी कुछ समय में ये खुशखबरी आ जाएगी आयुष मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, बीएचएमएस, बीएमएस, बीएमएस के लिए। आयुष कंपाउंडर्स की भर्ती वर्तमान में चल रही है दोस्तों। और अदर एएनएम एंड एनएचएम एग्जाम्स के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए ये जो मैं स्लाइड्स आपको दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये राजस्थान में ही नहीं दोस्तों, अभी वर्तमान में तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान के अलावा जो बाहर अन्य किसी स्टेट का व्यक्ति है वो भी इनको तैयार कर सकता है, और एक एक चीज़ आपको उसमें मिलेगी दोस्तों। उसमें केवल राजस्थान के अलावा उसमें कुछ चीज़ है, वो राजस्थान में जो डेट्स दे रखी है किसी प्रोग्राम के स्टार्ट करने की, उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है, मैटर वहीं तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपन आए हैं सबसे पहला टॉपिक जो अपना स्टार्ट किया अपना, न्यू बोर्न केयर मदर एसेंशियल रोल। जो न्यू बोर्न बच्चे होते हैं उनके केयर के अंदर मदर का एसेंशियल रोल क्या है, वो अपन पढ़ेंगे शुरुआत से दोस्तों। सबसे पहले आएगा, इन न्यू बोर्न बेबी मदर एसेंशियल रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी। जो मदर का रोल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी, दोनों टाइम पे उसका बहुत एसेंशियल रोल होता है दोस्तों। तो हमेशा आपको, अब इसमें क्या क्या दे रखा है, जो पहला टॉपिक है उसमें दे रखा है, पहला पॉइंट में दे रखा है कि जो बच्चा होता है बहुत ही इजीली इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है। न्यूबॉर्न बच्चा बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि उसमें उसकी सेंसिटिविटी और व्यक्तियों से ज़्यादा होती है, इसलिए उसको बचाना मदर के लिए बहुत आवश्यकता है। बेबी केयर, इसमें बेबी केयर इज स्टार्ट सून आफ्टर कंसेप्शन। बेबी की जो केयर है वो सून आफ्टर कंसेप्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चा कंसेप्ट करता है, मदर को पता चलता है मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, उसके बाद से स्टार्ट हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमन इज रजिस्टर्ड देमसेल्फ। उसको जो प्रेग्नेंट होती है उसको रजिस्टर्ड करना चाहिए अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे अर्ली एज पॉसिबल, एटलीस्ट 3 टाइम ड्यूरिंग। और उसको जो चेकअप होता है, उसका चेकअप होता है कितनी बार कराना चाहिए, एटलीस्ट कितनी बार। अगर क्वेश्चन में एटलीस्ट लिखा है दोस्तों, अगर एट लिस्ट अगर वहां आ जाए तो, एट लिस्ट आ जाए तो उसमें क्या करना है आपको, 3 बार। ठीक है दोस्तों, 3 बार एट लिस्ट लिखा हो जाए। अगर नॉर्मल आता है जो डब्ल्यूएचओ को नॉर्म्स है, वो होता है 4 बार चेक कराने का प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है दोस्तों, प्रेगनेंसी शुड बी टेक प्लेस इन हेल्थ सेंटर। जो प्रेगनेंसी कहाँ होनी चाहिए, किसी भी हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डीएचपी। ठीक है दोस्तों, अब प्रिवेंशन कैसे होता है, प्रिवेंशन किस किस तरह से होता है, मदर कैसे बचाती है बच्चे को, उसमें उसको हमेशा जैसे ही पता चलता है कि उसे कंसेप्शन हो चुका है तो उसको टेटनस का इंजेक्शन एज सून एज पॉसिबल ले लेना चाहिए। 2 इंजेक्शन लगते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 लगते हैं, और सेकंड प्रेगनेंसी में 1 लगता है। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग 6 मंथ ओनली गिव मदर्स मिल्क टू इन्फेंट। जो बच्चा होता है उसको क्या देना चाहिए, मदर्स का मिल्क ही देना चाहिए 6 महीने तक। वो केवल ऊपर से ये देते रहते हैं गुटियाँ वुटियाँ, ये बच्चों को केवल नुकसान कर जाते हैं दोस्तों। हमेशा ध्यान रखो, न्यूबॉर्न बच्चे को केवल मदर का मिल्क ही चाहिए होता है। आजकल तो गाय का दूध भी पिलाते हैं, और कोई नहीं दोस्तों। अब दोस्तों नया टॉपिक आ रहा है, सेफ मदरहुड डे। सेफ मदरहुड डे का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसकी एक फुल फॉर्म भी याद कर लेना, एसएमडी। एसएमडी को क्या बोलते हैं, सेफ मदरहुड डे। एट सेफ मदर, इसके इस दिन क्या करते हैं, इस दिन करते हैं अपन, प्रेग्नेंट जो वुमन होती है उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दी जाती है, उसका चेकअप किया जाता है हेल्थ सेंटर पर। ठीक है दोस्तों, इसका जो इसका एक नोट दे रखा है, इसका क्वेश्चन आएगा, इसमें बनता है तो क्या बनता है, ये कब हेल्ड किया जाता है, कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, एवरी मंथ ऑन फिक्स्ड फ्राइडे। ठीक है दोस्तों, एक जो हर महीने का फिक्स्ड फ्राइडे होता है उसी को किया जाता है एट फिक्स्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका प्रीनेटल चेकअप, प्रीनेटल जो प्रीनेटल चेकअप होता है एवरी प्रेग्नेंट वुमन का, और आइडेंटिफाई किया जाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, उसका ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। सर्विस क्या होती है इसमें, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं दोस्तों। ये पढ़ लो आपने, ये नॉर्मल है, क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, ये आपके स्क्रीन पे जो चीजें आप पढ़ सकते हो रोक के स्क्रीन को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, अब वैक्सीनेशन का जो ये क्या होता है, मोस्ट इफेक्टिव सेफेस्ट वे टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी लाइफ थ्रेटनिंग चाइल्डहुड डिजीज। बच्चे को, किसी भी बच्चे को बचाने के लिए सबसे जो इफेक्टिव तरीका होता है, सेफ तरीका होता है, वो होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन गिव स्ट्रेंथिंग टू चाइल्ड इम्यून सिस्टम। जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है, और पावर टू फाइट वेरियस बैक्टीरिया वायरस। ठीक है, जो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस उनसे फाइट करने की हिम्मत भी प्रदान करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो एनआईपी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पॉलिसी, एनआईपी नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी कब आई थी अपने देश में, 1975। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, विच वाज चेंज, जो कि चेंज कर दी गई, एनआईपी को किसमें चेंज कर दिया गया, यूआईपी, यूआईपी
यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसको कर दिया 1985 के अंदर। ठीक है दोस्तों, एनआईपी को किसमें चेंज कर दिया, यूआईपी में। तो एनआईपी 1975 यहाँ लिख लेना और यूआईपी 1985। ठीक है दोस्तों, आप लिख लेना। ठीक है, और इन राजस्थान, अब ये जो राजस्थान का दे रखा है अलग से, तो इसको अदर स्टेट वाले अपने अदर स्टेट के हिसाब से देख लें। राजस्थान में कब स्टार्ट हुआ, ये 19 नवंबर 1985 को। कौन सा प्रोग्राम, यूआईपी। ठीक है दोस्तों, यूआईपी कब स्टार्ट हुआ, 19 नवंबर 1985। इन 15 दिसंबर यानी 15 दिसंबर 2011 को क्या हुआ था, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन वाज एडेड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हेपेटाइटिस बी कब आया था, तो क्वेश्चन ये याद रखना, 15 दिसंबर 2011। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। पेंटावलेंट वैक्सीन, पेंटावलेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। पेंटावलेंट वैक्सीन क्या होता है, पेंटावलेंट का मतलब होता है पेंटा यानी पांच वैक्सीन जिसमें सम्मिलित होते हैं, पेंटावलेंट। ठीक है, अब ये कब एडेड किया था वैक्सीन प्रोग्राम में, ये नवंबर 2014। अब ये एक आईपीवी होता है, आईपीवी है ना, इंजेक्टेबल पोलियोवायरस। ठीक है, ये वैक्सीन कब आया अपने इंडिया में, 1 अप्रैल 2016 के अंदर। ठीक है, ये अलग से आप डेट लिख लेना, आईपीवी कब आया है ना, अब रोटा वायरस कब आया, उसके एक एक के नीचे लिखते जाना, आईपीवी कब आया, ठीक है, और इसके बाद में रोटा वायरस कब आया, उसकी डेट लिखते जाना ऐसे साइड। ठीक है दोस्तों, मैंने तो एक लाइन में लिखा है, लेकिन आपको अपने याद रखने के तरीके से लिखना दोस्तों। 23 मार्च 2017 को आया रोटा वायरस। ठीक है, और पीसीवी कब आया, पीसीवी आया 7 अप्रैल 2000, ये होता है, इसका मतलब होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ठीक है दोस्तों, ये 7 अप्रैल 2018 को आया। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जल्दी अपन को तैयार करना, बहुत आपका एग्जाम बहुत नियर है दोस्तों, जल्दी से पढ़ना इसको। अपन देखो, कई जगह क्या होता है, कई कोचिंग सेंटर क्या होते हैं, एक चीज को पढ़ाने में आपको आधा घंटा खराब कर देंगे। उस आधे घंटे में पढ़ाए कितने क्वेश्चन आए, कितने, एक क्वेश्चन आया आधे घंटे में, एक क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक पढ़ाया। तो उससे आपको क्या मतलब दोस्तों, आपको बहुत जो चीज पढ़ने वाली है ना, वही हम बताएंगे यहाँ पे। हम ऐसे नहीं बिना वजह टाइम खराब करेंगे आपका, एक ही एक चीज में घुमाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इमेजिन, ईपीआई। ईपीआई आ गया। ईपीआई कब लॉन्च हुआ, ईपीआई भारत में ये सबसे पहले तो डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया, डब्ल्यूएचओ ने मई 1974 के अंदर, और इंडिया के अंदर कब आया, जनवरी 1978 के अंदर। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना इसको। अभी अपन ने पहले भी बताया था दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमन को एटलीस्ट 2 डोज ऑफ टिटेनस की लगनी होती है। जैसे ही उसको पता चलता है अपने प्रेगनेंसी के बारे में, उनके अंदर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 डोज के अंदर 4 वीक का। ठीक है दोस्तों, 4 वीक, उसमें क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, 4 वीक भी आ सकता है, 4 वीक के अलावा उसमें 2 वीक भी आ सकता है, 4 वीक भी आ सकता है, 6 वीक भी आ सकता है, 8 वीक भी आ, कुछ भी, तो उसमें 4 वीक यानी कि 1 महीने का अंतर होना चाहिए, 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, टिटनेस क्या होता है, बच्चों को, अब ये पढ़ लेना दोस्तों, टिटनेस किस किस से बचाता है, टिटनेस से बचाता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे की स्टिफनेस आती है मसल्स के अंदर ना, मसल्स के अंदर सीवियर क्रैम्प आते हैं। इससे क्या होता है, रिब्स के अंदर स्टिफनेस आएगी, जिससे बच्चा सांस नहीं ले पाएगा, उसकी अल्टीमेटली उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन इन ह्यूमन प्रेगनेंसी इज लेट टू, अगर किसी महिला की प्रेगनेंसी लेट रजिस्टर होती है तो उसको टीटी की बूस्टर डोज कब लगनी चाहिए, उसमें आएगा बिफोर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी। जो डिलीवरी होने वाली ना 9 मंथ और 7 दिन पे अपन मानते हैं, 9 मंथ और 7 दिन डे मानते हैं। ठीक है, तो उसके 1 महीने पहले आपको बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, अगर किसी ने नहीं लगवाया है तो, यानी 8 मंथ पे और 7 डे के अराउंड। ठीक है, ये 4 वीक के पहले, ठीक है, बूस्टर डोज होती है, एक ही बार उसने नहीं लगाया है तो। इफ बीसीजी वैक्सीन मार्क नोट, अगर किसी के बीसीजी मार्क अवेलेबल नहीं है, आपने लेफ्ट हैंड के डेल्टोइड मसल पे बीसीजी मार्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा वैक्सीन लगवाने पर कई बार उसका मार्क आ जाता है, कई बार नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, नो नीड अगेन, उसकी नीड नहीं होती अगेन दोबारा लगवाने की। ठीक है, समझना मेरी बात को, मैं बहुत जल्दी समझा रहा हूँ, पर इसको समझ लेना, इसको थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पोलियो का इरेडिकेशन इंडिया से हो चुका है, लेकिन आज भी पोलियो की ड्रॉप दी जाती है प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए। ठीक है दोस्तों, इफ चिल्ड्रन हैव अगर किसी बच्चे के कॉमन जुकाम, खांसी, बुखार कुछ होता है नॉर्मल, और माल न्यूट्रिस्ट होता है थोड़ा बहुत, तो भी उसको वैक्सीन दी जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है इस लाइन में। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए इज नॉट वैक्सीन, ये वैक्सीन, अब क्वेश्चन आ जाए, विच इज इन विच फॉलोइंग इज वैक्सीन विच इज नॉट वैक्सीन, नॉट वैक्सीन आ जाए तो उसमें विटामिन ए भी लिखा हुआ है, पोलियो भी लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस लिखा हुआ है, और अदर कुछ भी, डिप्थीरिया कुछ भी लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो उसमें विटामिन ए को आंसर करना कि इसमें ये विटामिन ए वैक्सीन नहीं है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो इम्यूनिटी प्रदान करता है बच्चे को, उसके प्रोटेक्शन करता है कुछ बीमारियों से बचाने में। इसको विटामिन ए की खुराक बच्चों को बार बार दी जाती है। ठीक है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर मोर देन 1 वैक्सीन। अभी एक आगे जो आ रखा है दोस्तों, इसमें लिख रखा है देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन मोर देन 1, एक वैक्सीन से ज्यादा का कोई रेस्ट्रिक्शन है भाई, एक ही वैक्सीन एक बार लगेगी, एक से ज्यादा भी वैक्सीन एक बार में दी जा सकती है। अब इसमें ये क्या होता है, समटाइम्स क्या कुछ कम के भी क्या होता है,
कई व्यक्ति एक वैक्सीन पहली डोज तो लगवा लेते हैं 1.5 महीने वाली, ठीक है दोस्तों, लेकिन 2.5 महीने और 3.5 महीने वाली भूल जाता है, ठीक है। तो अपन क्या है, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों भूल गया तो अपन को पहले से स्टार्ट करना है, अपने को पहले से स्टार्ट नहीं करना, ये दूसरी और तीसरी वाली है वो एक साथ भी लगवानी होती है, फिर वो ये ऐसा नहीं है भाई अपन दोबारा स्टार्ट करें, ऐसा नहीं होता। नो नीड टू टेक वैक्सीन अगेन, ठीक है। फर्स्ट वाली, सेकेंड एंड थर्ड डोज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन। ये जो सेकेंड और थर्ड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए। आफ्टर वैक्सीनेशन ऑफ चाइल्ड वेट फॉर 30 मिनट तक वेट करना चाहिए। अब ये अपन ने देखा था पेंटावलेंट क्या होता है, पेंटावलेंट में 5 वैक्सीन कौन कौन सी आती है दोस्तों, ये 5 वैक्सीन आती है जो प्रोटेक्ट करते हैं डिप्थीरिया से, प्रोटोसिस से, टिटनस से, हेपेटाइटिस बी से, हिब बी से, ठीक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आ जाएगी पेंटावलेंट विच इज फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट, ये सम्मिलित नहीं है, उसमें शामिल नहीं है, तो पेंटावलेंट में कौन सी सम्मिलित नहीं है, उसका ऑप्शन आपको पोलियो दे दिया अलग से ऑप्शन, और 3 इनमें से दे दिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको पोलियो को आंसर करना है, ठीक है। आपको याद, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, केवल लगता है ये नहीं पूछा जाता, लेकिन दोस्तों ये पूछा जाता है, हमारा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब रोटावायरस इज हाईली कॉन्टेजियस स्प्रेड अमंग चिल्ड्रन थ्रू द कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड डर्टी हैंड्स, ठीक है। ये याद है रोटावायरस क्या होता है, कैसे फैलता है, डर्टी हैंड्स, ये गंदे गंदे हाथ होते हैं, वाटर होता है, कंटामिनेट इनसे फैलता है। पीसीवी वैक्सीन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोकोकल बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होती है, ये कहाँ किस किस से बचाती है, न्यूमोनिया से बचाती है और ये मेनिंजाइटिस से बचाती है, ठीक है। तो अब एक ब्लड डोनेशन का ऑप्शन आ रहा है, अपने क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड डोनेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है दोस्तों। ब्लड कई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है, उसके अंदर जैसे एक्सीडेंटल होते हैं कई कंडीशन, चाइल्ड बर्थ होता है, ब्लीडिंग होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, कई कंडीशन उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाता, इसलिए अपने को जो ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं उनमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ठीक है। सब कुछ लोग थैलेसीमिया से सपोर्ट करते हैं, ल्यूकीमिया से सपोर्ट करते हैं, हीमोफिलिया से करते हैं, उनको रिपीटेडली ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है दोस्तों, ठीक है। सो दैट ब्लड डोनेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ ह्यूमन बीइंग टू डोनेट, ठीक है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको डोनेट करना चाहिए। सब कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से वीकनेस आती है, इम्पोर्टेंसी आती है, बट ये क्या हो, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है दोस्तों, इससे कोई वीकनेस और इम्पोर्टेंसी नहीं आती है। कौन कौन कर सकता है, जिसका जो 18 से 65 की एज में हो, जिसका 45 किलो वजन से ज़्यादा हो और जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 से ज़्यादा हो, ये कर सकता है। और जो किसी ट्यूबरकुलोसिस, वेनेरियल डिजीज, एड्स इनसे ग्रसित नहीं होना चाहिए, मलेरिया से, डायबिटीज से, ठीक है दोस्तों। पर्सन हु डू नॉट डोनेट ब्लड विद इन 3 मंथ, यानी 3 महीने के अंदर दौरान उसने नहीं किया, वो भी डोनेट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। ब्लड डोनर नॉट कंज्यूम्ड एल्कोहल और नार्कोटिक्स ड्रग नहीं लेना चाहिए। वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर 6 मंथ चाइल्ड बर्थ डू नॉट डोनेट ब्लड, ठीक है। जो महिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको भी 6 महीने के बाद में और पहले उसको डोनेट नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें तो हाउ मच, कितना ब्लड, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है, यहाँ पे हाउ मच ब्लड टेकन, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, कितना ब्लड लिया जाए, तो 350 ml, वहाँ पे 350 की जगह 450 भी दे सकते हैं, 350 भी ऑप्शन में होगा, 500 ml भी होगा, 250 ml भी होगा, तो आपका आंसर क्या है, 350 ml, और इसको 1.5 पाउंड भी बोला जाता है ना, ये इतना लिया जाता है एक बार के डोनेशन में, ठीक है दोस्तों। हेल्थ इंस्टीट्यूशन, अब अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। एक होता है सब सेंटर, सब सेंटर होता है वहाँ की, अब इसकी पॉपुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, और ज्यादा कुछ नहीं था, पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन पे सब सेंटर होता है, 5000 की पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है। अब इसमें क्वेश्चन देखो, यहाँ इजी क्वेश्चन नहीं देगा, वहाँ देगा ट्राइबल और डेजर्ट एरिया में कितने पॉपुलेशन पे होता है, तो वहाँ अपने को याद ना 3000 की पॉपुलेशन पे वो होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं दे करके ये दे दिया, तो वहाँ पे 5000 भी ऑप्शन होगा, 3000 भी होगा, और 2000 भी होगा, और 1000 भी होगा, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पे ट्राइबल का क्वेश्चन दे तो 3000 पे करना, और नॉर्मल पॉपुलेशन दे तो 5000 पे करना। अब पीएससी कितने लेवल पे होती है, पीएससी का पॉपुलेशन होती है 30,000 पॉपुलेशन पे एक, और ट्राइबल डेजर्ट में कितने पे होते हैं, 20,000 की पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नॉर्मल है याद करने का। अब सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी पे कितनी पॉपुलेशन होता है, 1 लाख की पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे डॉक्टर, सर्जन, ये पोस्टेड होता है, पेडिट्रिशियन, मेडिकल पोस्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, वेयर टू गो फॉर नॉर्मल सर्विस। अब ये नॉर्मल सर्विस के लिए कहाँ जाना है, सब सेंटर पे क्या होता है, सब सेंटर पे, सब हेल्थ सेंटर पे क्या होता है, कॉमन जो कफ, कोल्ड, डायरिया, फीवर, इनकी जो होता है दवाइयाँ मिल जाती है सब सेंटर पे, और प्रेगनेंसी का चेकअप होता है, टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है, आयरन फोलिक एसिड वैक्सीनेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, विटामिन ए की खुराक भी दी जाती है, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन आता है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी AWW, इसके फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रदान करती है बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और लैक्टेटिंग मदर को, ठीक है दोस्तों। सम कॉमन इलनेस लाइक, कुछ जो छोटी छोटी बीमारी होती है उसके लिए भी जुकाम खांसी की दवाई दे सकती है। अब मेल हेल्थ जो वर्कर होता है, मेल हेल्थ वर्कर क्या करता है, इसका मेल हेल्थ वर्कर का काम होता है क्लोरीन इन वेल्स, जो ये जो कुएं हुए होते हैं ना, क्लोरीन डालने का, जैसे जो पानी है शुद्ध रहे, क्लोरीन डालने का काम होता है।
फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम होता है? फीमेल अवेयरनेस करती है किसके? फैमिली प्लानिंग के बारे में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली इन फीमेल। जो महिलाएं 2 बच्चे पैदा कर चुकी थी उनको अवेयरनेस करना होता है कि फैमिली प्लानिंग कर लो, ये फीमेल हेल्थ वर्कर का काम होता है। अब ये ट्रेंड मिडवाइफ और लेडी हेल्थ वर्कर क्या करती है? हेल्प इन डिलीवरी। जो मिडवाइफ, जो एएनएम होती है ना, उसका काम है दोस्तों, एएनएम। ठीक है, ये डिलीवरी में हेल्प करती है, पोस्टमार्टम केयर में करती है और न्यूबॉर्न की केयर में करती है। अब ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना नॉर्मल क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन थी। अब अपन आ रहे हैं एक होता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अपन यहाँ पे कुछ बीमारियां दे रखी है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। अपने अलग से भी टॉपिक तैयार कर रखा है कम्युनिकेबल डिजीज का, पूरा टॉपिक है दोस्तों, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो अपन वहाँ भी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी भी अपन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मलेरिया के बारे में। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से, प्लाज्मोडियम फाल्सिफरस की वजह से। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरस। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। और एक ये क्वेश्चन भी बनता है, इट कोजेस सेरिब्रल मलेरिया, सेरिब्रल जो सिर का जो मलेरिया होता है वो, और ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम। ये क्वेश्चन इसमें एक हर लाइन में क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये किसकी वजह से फैलता है? मलेरिया स्प्रेड बाई, अब ये फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेल भी आ सकता है क्वेश्चन में, बी दूसरा, और तीसरा आ सकता है बोथ, और चौथा आ सकता है नन ऑफ अबोव। तो इसमें दोस्तों याद रखने की जरूरत होती है कि फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है। ये क्वेश्चन याद करने वाला, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये ब्लैक वाटर फीवर वाला भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेलिग्नेंट टर्सरी मलेरिया भी पूछा गया है, फाल्सिफरम याद रखना प्लाज्मा। अब सिम्टम्स कब भी होते हैं इसके? 10 से 12 डे आफ्टर सिम्टम्स आते हैं, 10 से 12 बाइट करने के बाद में। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके? सिम्टम्स ऐसे आते हैं, पहले तो सबसे पहले तो उसको ठंड लगेगी, ठंड लगेगी थोड़ी, है ना, ठंड के साथ कपकपी होगी, कपकपी होगी। उसके बाद फिर आएगा, क्या आएगा उसकी, बहुत गर्म हो जाएगा, ठंड के बाद गर्म होगा, और बहुत ज़्यादा फीवर आएगी, बुखार आएगी। ठीक है, बुखार आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये बुखार कैसे उतर जाएगी? फिर स्वेटिंग यानी पसीने के थ्रू, पसीना आएगा उसके, और उसको वीक महसूस होगा, उसके थ्रू उतर जाती है। ऐसे ये एक ये सर्कल घूमता है ऐसे, पहले ठंड लगेगी और कपकपी लगेगी, उसके साथ फिर हॉट होगा, बाद थोड़ी देर बाद में फिर पसीना करके उतर जाएगी बुखार। ठीक है, अब प्रोटेक्शन कैसे होता है? प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम मलेरिया। प्रोटेक्शन के लिए अपना इंसेक्टिसाइड होता है, लाइक डीडीटी का स्प्रे करना चाहिए हाउस के अंदर, घरों के अंदर, डिस्ट्रॉय द, इनको खत्म करने के लिए मॉस्किटो को। डीडीटी का है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीडीटी का स्प्रे इंसेक्टिसाइड होता है। ये भी क्वेश्चन कौन सा इंसेक्टिसाइड होता है? डीडीटी भी आता है ऑप्शन में, तो डीडीटी आंसर करना। और डू नॉट अलाउ वाटर, इस पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए एम्प्टी प्लेसेज, ये जो वाटर टैंक होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, इनमें पानी को इकट्ठा भी नहीं होने देना। ठीक है दोस्तों, और एक पुट टेमीफोस टेबलेट, टेमीफोस टेबलेट का भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर डालना चाहिए टाइम टू टाइम, जो हेल्थ वर्कर प्रोवाइड करते हैं टेमीफोस टेबलेट। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ लेना दोस्तों, ये स्क्रीन पे नॉर्मल लैंग्वेज है, इसको पढ़ लोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कॉन्टेक्ट विथ हेल्थ वर्कर्स टू रिलीज फिश, फिश को रिलीज करने के लिए भी अपने को कॉन्टेक्ट करना, हेल्थ वर्कर से कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि अब एक हमारे यहाँ जो वेल्स जो भी होते हैं तालाब, उनमें फिश को डालें, जिससे कि ये शुद्ध हो सके पानी। ठीक है दोस्तों, पानी को कलेक्ट जहाँ भी होता है ना, कलेक्शन होता है पानी का, वहाँ पे केरोसिन डालना चाहिए उस पानी में, और बर्न ऑयल जो जला हुआ तेल होता है उसको डालना चाहिए। ये काफ़ी किया जाता है, ये जो जुलाई अगस्त का महीना होता है उसमें। नेट का यूज़ करना चाहिए, और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ रहा है अपना एड्स। ठीक है, एड्स के बारे में अब जो चीज़ पूछने वाली है मैं अपने आप बता दूंगा। अब एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स दोस्तों HIV वायरस की वजह से होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, देखो दोस्तों, जब इन्फेक्शन होता है ना HIV की वजह से, HIV की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर एक विंडो पीरियड पूछा जाता है क्वेश्चन, विंडो पीरियड किस में आता है? तो HIV में आता है। तो इसमें जो HIV होने के बाद उसके 12 वीक बाद आप ब्लड टेस्ट करते हैं ना, तब वो पॉजिटिव मिलता है। उससे पहले अगर आप कितनी बार भी चेक कर लो, पॉजिटिव नहीं आएगा वो, है ना। उस पीरियड को बोलते हैं विंडो पीरियड। सच पर्सन आर कॉल्ड HIV पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, HIV पर्सन अपीयर नॉर्मल फॉर मेनी ईयर्स, 10 से 12 साल तक तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है 10 साल तक। ठीक है, इसको स्लिम डिजीज बोला जाता है। किसको स्लिम डिजीज बोला जाता है? क्वेश्चन आ सकता है, स्लिम डिजीज किसे बोला जाता है? तो वो होता है HIV एड्स को। ठीक है दोस्तों, वायरस, जो ये वायरस होता है किस सेल्स को अफेक्ट करता है? टी सेल्स को, जो प्रेजेंट होती है कहाँ? ब्लड में और ब्रेन के अंदर, जो प्रोटेक्शन करती है कहाँ से? एक्सटर्नल डिजीज, बहुत जो बाहरी बीमारी जितनी होती है इन्फेक्शन होती है उनसे अपने को बचाती है। स्लोली डिस्ट्रॉय, और ये टी सेल्स के इनको डिस्ट्रॉय करता है, ये HIV जो इन वायरस होता है। After 10 years, body reach the level body unable to protect them from common, है ना। ये बॉडी इनको 10 साल बाद जब इन्फेक्शन बहुत सीवियर लेवल पे चला जाता है, तो बॉडी इनको से बचा नहीं पाती किसी व्यक्ति को, इन्फेक्शन, है ना, बार बार वो इन्फेक्टेड होता है, बार बार बीमार होता रहता है। अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें जो ये येलो कलर में यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो एक अब ये क्वेश्चन यहाँ आता है कि
ये कौन सा वायरस है, यहाँ आरएनए रेट्रोवायरस है, यहाँ डीएनए भी दे सकता है ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ अपने को आरएनए याद रखना, एचआईवी क्या होता है, आरएनए रेट्रोवायरस एच है ना। तो इसका इसमें की डिप्लीशन इनके जो टूटती है कौन सी, CD4 टी सेल्स टूटती है, डिप्लीशन होता है इनका, तोड़ती है इनको, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे कैसे फैलता है, अब ये स्प्रेड कैसे होता है, पर्सन हु आर इन रिस्क ऑफ एड्स, ठीक है, कौन कौन रिस्क में है, मल्टीपल जो सेक्स पार्टनर्स रखता है, जो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनाता है महिला जो बाहरी लोगों से, और प्रोस्टिट्यूट से, नार्कोटिक ड्रग्स देता है इंजेक्शन के थ्रू, सेक्सुअली, और ये एसटीडी से जो इन्फेक्टेड होता है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और चाइल्ड बोर्न एचआईवी इन्फेक्टेड, जो एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है दोस्तों। ए पर्सन हु रिसीव अनटेस्टेड ब्लड, जो बिना टेस्ट किया हुआ ब्लड ही ले लेते हैं, कि बार ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ठीक है दोस्तों। प्रिवेंशन फ्रॉम एड्स, प्रिवेंशन कैसे बचाया, कैसे जाएगा उसको ना, बचा कैसे, अब इसको उल्टा कर दो उससे बचा सकते हैं, ठीक है। इसको किसी बाहरी व्यक्ति से रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए अपने स्पाउस के अलावा। अब ये दोनों तरफ से हाथ बस ताली बजती है दोस्तों, इसमें गलती दोनों तरफ से होती है, कि मेल भी हो सकता है गलत, फीमेल भी हो सकती है, देखो अपन किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ये हमेशा अपने स्पाउस से ही रिलेशनशिप रखा जाए, और ये अगर बाहरी कुछ होता है तो उसमें कॉन्डोम का यूज किया जाए सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। अब इन्फेक्टेड होते हैं तो भी अपने को यूज कर सकते हैं। डू नॉट यूज सिरिंज और निडल्स दैट यूज बाय जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, उनके द्वारा कोई सिरिंज यूज की उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। वुमेन्स हु आर एचआईवी प्लीज डू नॉट कंसीव, यानी जो एचआईवी इन्फेक्टेड महिलाएं होती हैं उनको कभी भी कंसीव नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये उनके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको कंसीव नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव नीड टू ब्लड डू नॉट रिसीव अननोन पर्सन से ब्लड नहीं लेना चाहिए अगर आपको ब्लड की जरूरत है। ये डिस्पोजल जो सिरिंज नीडल्स होते हैं इनका यूज भी नहीं करना चाहिए, स्टेरिलाइज क्रीम ना इनका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स बहुत नॉर्मल होते हैं, इसके अंदर लंप लाइक स्वेलिंग होती है नाक गर्दन के पास में, और आर्मपिट में जो एक्जिला होती है, जिसे कांख भी बोला जाता है, उसमें क्या लिम्फेडिनोपैथी एसिटिक वायरस ना, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे लिम्फ है ना। डायरिया और फीवर होगा कुछ वीक्स के लिए, कफ होगी लास्टिंग मैनी वीक्स के लिए, कफ खांसी हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, गेटिंग वुंड इन, और मुंह में एक घाव भी हो सकता है, पेनफुल और इच रेसेस भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आ रहा है जॉन्डिस, जॉन्डिस के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिसे पीलिया भी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, पीलिया। ये किसकी वजह से होता है जॉन्डिस, जॉन्डिस इज कोज्ड बाय 3 वायरस लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए और नॉन बी, ठीक है। स्प्रेड कैसे होता है, ये जो स्प्रेड इन दीज प्लेसेस वेयर पीपल्स पे नॉन पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन, जहाँ पे पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन नहीं होती है वहाँ पे फैला जाता है। हाइजीन का मतलब होता है जहाँ गंदगी हो जाता है, गंदगी की साफ सफाई नहीं होती है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया जाता है। इट में और अकनी क्राउडेड प्लेस है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ भी होती है क्राउडेड प्लेस में। वायरल हेपेटाइटिस बी occurs इन एनी सीजन, ये किसी भी सीजन में हो सकता है वायरल हेपेटाइटिस, ये कोई सीजन का फिक्स नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस ए नॉन बी इज ट्रांसमिटेड पर्सन टू पर्सन क्लोज कॉन्टेक्ट से ये वाला फैल सकता है, वायरल हेपेटाइटिस ए और नॉन बी। दीज वायरस आर प्रेजेंट इन स्टूल ऑफ पेशेंट, ये किसी के स्टूल में प्रेजेंट होते हैं, स्प्रेड थ्रू द कॉन्टामिनेट फूड और वाटर, कॉन्टामिनेट फूड वाटर से फैल जाते हैं, ठीक है, स्टूल के अंदर प्रेजेंट। वायरल हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरल हेपेटाइटिस बी कैसे कैसे फैलता है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है। नोट these virus from person to suffering from jaundice reach the body of healthy person directly through finger, एक तो गंदे हाथ होते हैं उनसे फैल सकता है, और इनडायरेक्टली थ्रू स्टूल ऑफ पेशेंट और थ्रू फ्लाई, जो मक्खियाँ होती है वे ये इन्फेक्टेड किसी के स्टूल पे बैठ के कहीं दूसरे खाने पे जाके बैठ जाती है कहीं और, तो उनसे भी ये फैलता है। ड्यू टू दिस हेल्थ इंडिविजुअल इन्फेक्टेड, ठीक है। टाइप, ये क्वेश्चन देख लेना, टाइप बी हेपेटाइटिस इज मोर सीरियस कॉम्प्लिकेटेड, है ना, ये मोर सीरियस और मोर्टेलिटी हाइज होती है, किसमें ये क्वेश्चन है किसमें मोर्टेलिटी हाइज होती है, ठीक है, तो ये हेपेटाइटिस बी। इसमें अब सिम्टम्स क्या कहते हैं, सिम्टम्स ये देख लेना दोस्तों, इनमें जो हेपेटाइटिस ए नॉन ए और नॉन बी होता है इसके 3 से 6 वीक में सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और वायरल हेपेटाइटिस बी होते हैं इसके अपीयर होते हैं ओनली आफ्टर 6 वीक बाद ही आते हैं। फीवर, लॉस ऑफ वेट, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, राइट साइडेड हेडेक, yellowish discoloration of nails and eyes, urine also become yellow, extremely weakness और टायर्डनेस भी इसमें होती है। प्रिवेंशन कैसे होता है, हैंड शुड बी वॉश, इसमें ये हाथ धो लेना चाहिए उसको, अगर कुकिंग करता है, सर्विंग करता है, ईटिंग करता है, डेफिकेशन करता है उसके बाद में। फूड शुड बी कवर्ड विद मेस बोर्ड, का जो खाना होता है उसको मेस बोर्ड से ढका हुआ होना चाहिए, जिससे ये मक्खियाँ वक्खियाँ रख के बैठे नहीं। ईट फ्रेश एंड बॉइल्ड फूड, इनके जो फ्रेश बॉइल्ड फूड होता है वही खाना चाहिए। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर यूज करना चाहिए, जो बोरवेल का हो, हैंडपम्प का हो, ट्यूबवेल का हो। डू नॉट ईट डर्टी एंड स्पॉइल्ड फूड, जब केवल मार्केट से उठा के किसी का फ्रूट्स चख लेते हैं, खा लेते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए अपने को।
और जो मिठाइयाँ होती हैं उनको भी कवर्ड करके रखना चाहिए, जो स्पाइस इंफेक्टेड नहीं हो। यूज क्लीन टॉयलेट यूज करना, आउटसाइड अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो क्लीन टॉयलेट यूज करना चाहिए। डो नॉट अलाउ टू सिक चिल्ड्रन, जो बीमार बच्चे हैं स्कूल नहीं भेजना चाहिए। डो नॉट इन्फेक्टेड यूज, ये सिरिंज यूज नहीं करनी चाहिए। स्क्रीन आउट ब्लड डोनेशन है ना, ठीक है। हेपेटाइटिस बी इज आल्सो कोज्ड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, ये याद कर लेना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, तो एक एक हेपेटाइटिस, ठीक है दोस्तों। ये अपन ने अभी तक यहाँ पढ़ा, अपन धीरे धीरे नीचे जाएंगे, धीरे धीरे अपन सीरीज के थ्रू एक एक क्लास अपन करेंगे इसमें कवर। दोस्तों आप इससे जुड़े रहोगे मेरे चैनल से, इसमें अगर जुड़े रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों आपके लगभग 270 का तो टॉपिक एक है, उन 270 में से मैं गारंटी लेता हूँ 200 से 250 नंबर के क्वेश्चन मैं इसमें कवर करूंगा। बाकी कुछ राजस्थान का, कुछ जीके इंग्लिश का कुछ पार्ट है वो भी मैं इसमें कवर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। मैं धीरे धीरे दोस्तों आपको सारा मैटर इसमें तैयार करके दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।